हेलो दोस्तों। आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का भूगोल। हमारी यूनिट 4 जो है मध्य प्रदेश के सिलेबस में वो। इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाऊँगा। कारण क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरी इनपुट इसके नोट्स के बाद भी मैं आपको बताऊँगा। जो भी मुझे जहाँ भी चीज़ें याद आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। दूसरा क्या है कि अगर मैं कोई नई बात बताता हूँ जो इस नोट्स में नहीं है तो वो आप आराम से कॉपी पेन रखिए साथ में और नोट कर लेना वहीं पे। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत स्पीड मेरी स्लो लगे बोलने की तो आप 1.5 या 1.25 की स्पीड में इसको चला सकते हैं, मैं आराम से ही बोलूँगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा सामान्य परिचय है। क्वेश्चन इससे अभी नहीं आ रहे हैं 2-3 साल से, और आने की संभावना भी कमी रहती है। लेकिन आगे के चैप्टर जानने से पहले आपको इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, जैसे हम कोई इमारत खड़ी करते हैं तो अगर नींव अच्छी नहीं है तो इमारत के ढहने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो नींव मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैपिंग सीखेंगे, हमारे ज़िले कहाँ पे है सारे वो सीखेंगे, और मध्य प्रदेश के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा राज्य का गठन। हमारा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश इनको मिला के जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। आपको पता ही है भाषाई आधार पर जो आयोग का गठन हुआ था, फजल अली आयोग, उसने रिकमेंड किया था और उसी की रिकमेंडेशन पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, और उसी में से एक मध्य प्रदेश भी है। भाषाई आधार पर 3 आयोग का गठन हो चुका है। पहला आयोग धर आयोग था, एस के धर की अध्यक्षता में। दूसरा जेवीपी समिति थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसके 3 सदस्य थे। और तीसरा था फजल अली आयोग। पहला राज्य कौन सा है जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था? अगर बता सको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कारण क्या है कि ये वो आयोग नहीं, ये वो राज्य नहीं था जिसके बारे में रिकमेंड इसने किया है, फजल अली ने। इसके पीछे एक कहानी है कि एक पोट्टी श्री रामालू थे, उनका निधन हो गया था अनशन करने के लिए अलग भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर। तो राज्य कौन सा था इसके बारे में आपको बताना है, और उसका गठन कब हुआ है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं अगर कमेंट में बताएं तो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का फ़ायदा यह है कि हमको वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। बात हम आगे करते हैं। तो राज्य का जो गठन हुआ, मैंने बताया 1 नवंबर 1956 को हुआ, और 1 नवंबर को इसीलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। राज्य का अंतिम जो पुनर्गठन हुआ, देखिए गठन और पुनर्गठन में डिफरेंस है। गठन मतलब पहली बार गठित हुआ है, और पुनर्गठन मतलब उसकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। 1 नवंबर 2000 को आपको पता ही छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है ये। इसके बाद जिले की बात करें तो 5 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में 54वां जिला पांडुरना बना। इसके पहले एक जिला बन चुका था, पहले आपको पता ही है कि पहले 51 जिले थे, लेकिन 52वां जिला बना टीकमगढ़ से अलग होकर। कौन सा? निवाड़ी, है ना। उसके बाद 53वां जिला बना मऊगंज, जो कि रीवा से अलग हुआ। और अब चूंकि मऊगंज जिला नया बन चुका है तो अब उत्तर प्रदेश से, पहले सीमावर्ती जिले कितने थे मध्य प्रदेश के? 13, लेकिन अब मऊगंज नया जिला बना है तो एक मऊगंज और ऐड हो गया, यानी उत्तर प्रदेश से 14 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 53वां जिला हो गया हमारा, लेकिन 5 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में 54वां जिला बना पांडुरना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। और मेहर मेहर जो है 55वां जिला बना सतना से अलग होकर। यानी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो ऑफिशियली हमारे यहाँ 55 ज़िले हो चुके हैं। और कौन सा ज़िला कब बना? 5 अक्टूबर 2023 को। 54वां कौन सा ज़िला बना? 55वां कौन सा ज़िला बना? इसके पहले 52वां और 53वां ज़िला कौन सा था? ये आपको पता होना चाहिए चीज़ें। प्रदेश की राजधानियाँ देखिए अलग अलग नाम दे रखे हैं इनको। कभी कभी पहले आते थे, अब तो नहीं आ रहे ये क्वेश्चन, और आएंगे भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता आएंगे, लेकिन जान लो बेसिक के लिए। जो हमारी प्रशासनिक राजधानी है वो भोपाल है, क्योंकि प्रशासनिक काम ज़्यादातर यहीं होता है। संस्कार राजधानी जबलपुर है हमारी। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है। यहाँ पर गर्मी के समय पे जो है मौसम अच्छा रहता है, तो यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए,
थोड़ा जो है ग्रीष्मकालीन समय पे जाते हैं, इसीलिए इसको पंचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। संगीत राजधानी मैहर को कहते हैं, इसका कारण क्या है? अलाउद्दीन जो है इनके जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं, इनकी जो है कार्यस्थली रही है मैहर, तो वहाँ पे इसीलिए उसको संगीत स्थली बोलते हैं। और वो समारोह, उस्ताद अलाउद्दीन का समारोह जो है वो भी मैहर में ही आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। चित्रकला की बात करें तो भीमबेटका चित्रकला राजधानी। भीमबेटका आपको पता ही होगा सबको, श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी 1957 में। 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। भीमबेटका रायसेन जिले में है और पांडवकालीन गुफाएं हैं, बहुत प्राचीन शिलाश्रय हैं। शिलाश्रय मतलब चट्टानों के को काट कर वहाँ पे रहने के लिए स्थान बनाया गया था, लोग रहते थे वहाँ पर। और प्राचीन जो मानव का सबसे प्राचीन जो आश्रय स्थल है वो यही है। भीमबेटका के बारे में इतनी बातें जान ली, जब भी भीमबेटका आएगा तो मैं इसके बारे में ये बातें ज़रूर बताऊंगा। उसकी वजह ये है, इसके बारे में हमको सब चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है भीमबेटका के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के उपनाम की बात करें तो हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि मैप में हृदय स्थल पर है। टाइगर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर, हाल ही की जो जनगणना हुई थी टाइगर की 2022 में, उसके अकॉर्डिंग 785 टाइगर के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। हीरा प्रदेश कहते हैं क्योंकि 100% लगभग हीरे का उत्पादन हम ही करते हैं। और मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और टीकमगढ़ और छतरपुर, पहले तीनों थे, छतरपुर भी था, लेकिन अब नया एक और ऐड हो गया है, टीकमगढ़ में भी हीरा की उत्खनन किया जाएगा, मतलब 4 हीरा उत्पादक जिले हैं। वनों का राज्य कहा जाता है क्योंकि प्रदेश के लगभग 25.14% भाग पर वन है, जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ राज्य बोला जाता है क्योंकि प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए यहीं हैं पूरे भारत में। वुल्फ स्टेट यानी भेड़िया राज्य भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा भेड़िया हमारे यहाँ है। चीता राज्य, आपको पता ही चीता राज्य कहने का क्या मकसद है इसके पीछे, क्योंकि भारत में जो है चीता अभी हाल ही में यहीं पे लाए गए हैं, श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में, तो इसीलिए चीता राज्य बोलते हैं। टाइगर या बाघ प्रदेश क्यों कहते हैं मैंने बता दिया आपको। नदियों का मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती है और दूसरी जगह जाती है। गिद्ध राज्य भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गिद्ध पूरे भारत में मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहते हैं क्योंकि प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और किसी भी राज्य में इतने नहीं हैं जहाँ जितने अपने यहाँ हैं। घड़ियाल राज्य भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा घड़ियाल हमारे ही यहाँ हैं और चंबल नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है। चंबल नदी में डॉल्फिन भी पाई जाती है जो कि जन्मांध होती है, जन्म संधि होती है और साथ में एक मैमल है यानी स्तनपायी है। घड़ियाल राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि घड़ियाल यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और मुरैना, भिंड और श्योपुर इस क्षेत्र में चंबल नदी में ये पाए जाते हैं। और घड़ियाल केंद्र जो देवरी घड़ियाल केंद्र है वो भी मुरैना में ही है ना। बटागुर, चित्रा इंडिका और कठौआ नाम की जो कछुओं की प्रजाति है वो भी इस चंबल नदी में ही पाई जाती है और वो भी संकटग्रस्त स्थिति में है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 55 जिले हैं। आप देखो इनको कैसे याद करना, मैं इनकी बताता हूँ आपको। मैं क्या करता था कि मैं जब भी भूगोल पढ़ता था तो सबसे पहले पृष्ठ पे ये है हमारा मैप 55 जिलों का, तो मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं इसको ज़रूर देखता था एक बार। आप रोज़ एक काम कीजिए, जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं पहले आप 55 जिलों को देखिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए कि कहाँ कौन सा ज़िला है और आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होने लगी। और एक दो बार आप ब्लैंक मैप को भर के देख लीजिए, अब हाथ से बनाइए मैप और ब्लैंक मैप को फिल करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम 55 जिलों की बात करते हैं। 26 डिग्री, देखिए विस्तार कहाँ है मध्य प्रदेश का, कहाँ से कहाँ तक है, तो 21 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 रेडियन उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। इसके साथ ही 74 डिग्री 9 रेडियन पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 रेडियन पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांतरी विस्तार है। अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई की, तो पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर है और जो उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। ये यहाँ पर शायद नोट्स में नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलीराजपुर है और सबसे पूर्वी जिला यहाँ आपको दिख रहा होगा सिंगरौली है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो बुरहानपुर है। अब किसकी कितनी सीमा लगती है, तो राजस्थान की 10 जिलों की सीमा लगती है। गुजरात से हमारे 2 जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। उत्तर प्रदेश से हमारे 14 जिले लगते हैं, पहले 13 लगते थे लेकिन अब मऊगंज भी लगने लगा है। छत्तीसगढ़ से हमारे 7 जिले लगते हैं और महाराष्ट्र से हमारे 10 जिले लगते हैं। पहले 9 लगते थे लेकिन अब छिंदवाड़ा से पांडुरना अलग हुआ, 54वां जिला बना, तो अब पांडुरना भी सीमावर्ती जिला है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कौन कौन से जिले लगते हैं। देखो इसको ध्यान से देखना, आप अच्छे से जूम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले लग रहे हैं देखिए आप यहाँ पर। एक तो नीचे से चलते हैं तो बालाघाट, ठीक, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, कितने हो गए 4 है ना, शहडोल 5, सीधी 6 और सिंगरौली 7। आगे समझ में, ये 7 जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ से। इसमें मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। एक जो सिंगरौली है उसकी सीमा 2 राज्य से लगती है। कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है, और एक लगती है हमारे छत्तीसगढ़ से। तो सिंगरौली की सीमा 2 राज्य से लगती है। वहीं अगर मैं बालाघाट की बात करूँ तो इसकी भी सीमा 2 राज्य से लगती है। एक तो नीचे महाराष्ट्र है और एक पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो 2 ऐसे जिले आपको मालूम पड़ गए अब कि जिनकी सीमा 2 राज्य से लगती है। बाकी 7 जिले मैंने बता दिए जो छत्तीसगढ़ की सीमा लगते हैं, ये आप देख लेना अच्छे से और एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको कि अलीराजपुर और झाबुआ ये 2 यहाँ पर गुजरात से लगते हैं, इतना आपको पता ही चली गया है। राजस्थान से जो 10 जिले लगते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो एनएमआर मतलब नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये 3 जिले तो लगते ही हैं, ठीक है, नीमच, मंदसौर और रतलाम। इसके साथ ही आगर मालवा जो है हमारा 51वां जिला आगर मालवा ही था हमारा। राजगढ़, ठीक है, गुना के बाद शिवपुरी और श्योपुर, कितने हो गए 3, 3 6 और 2 8, ये हो गए 8 जिले। एक झाबुआ की लगती है, 9 जिले हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक मुरैना, 10 जिले हो गए। आगे बात समझ में। अब मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि यहाँ भी 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्य से लगती है। किस किस की लगती है? देखिए एक तो हमारा झाबुआ हो गया, झाबुआ की सीमा गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। और एक जो हमारा जिला हो चुका है वो है शिवपुरी, क्योंकि शिवपुरी की सीमा यहाँ से आप देख रहे होंगे ये यूपी है और इधर राजस्थान है। तो शिवपुरी की सीमा भी यूपी और राजस्थान दोनों से लगती है। तो ये 2 जिले ऐसे हो गए हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। और एक मुरैना भी 2 जिले की 2 से लगती है इसकी। एक तो मुरैना की लगती है राजस्थान से और एक लगती है यूपी से। तो एक मुरैना हो गया। तो कुल मिला के कितने जिले ऐसे हो गए जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है? एक तो सिंगरौली, एक बालाघाट 2, झाबुआ 3, शिवपुरी 4 और मुरैना 5। इतने समझ में आ गई। एक और भी जिला है जिसमें महाराष्ट्र में बात करेंगे, वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर की जो सीमा लगती है मैंने अभी बताया गुजरात से लगती है, साथ ही महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है। तो कुल मिला के 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, अलीराजपुर, उसके बाद झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली और बालाघाट। समझ में आ गया। और कौन से महाराष्ट्र से जो जिले लगते हैं अलीराजपुर के अलावा 10 जिलों में? बालाघाट और अलीराजपुर की बात तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 8 जिलों की बात करते हैं। तो बड़वानी, ठीक है, और इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी लोकेशन क्या है। तो बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा की अब नहीं लगती है, ठीक है, नहीं छिंदवाड़ा की भी लगती है और पांडुरना की भी लगती है। मैंने थोड़ा सा शायद ये मैप गलत बना दिया है, तो ये आप यहाँ करेक्ट कर लेना। तो पांडुरना, छिंदवाड़ा और सिवनी और बालाघाट, इतनी सीमा लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांडुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, इनकी 10 जो जिले हैं इनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक तो मुरैना हो गया, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, 5वां अशोकनगर, ठीक है, छठा हमारा सागर, 7वां जो है निवाड़ी, 8वां टीकमगढ़, 9वां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11वां सतना, रीवा 12वां, मऊगंज 13वां और सिंगरौली 14वां। हो गया याद आपको इतना, ठीक है। तो ये 14 जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। पहले 13 लगते थे लेकिन अब मऊगंज नया ऐड हो गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार आपको पता चल ही गया होगा। 21 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 रेडियन उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 रेडियन पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 रेडियन पूर्वी देशांतर, ये विस्तार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की। तो राजकीय पशु जो है हमारा वो बारहसिंगा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रूसरवस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति ये ब्रेडरी प्रजाति का है, ये आपको पता होना चाहिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाता है और 1981 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था। 3 चीज़ें 1981 में आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं ऐसा याद करता था कि जैसे एक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ है और पेड़ में ब्रांचेस है और यहाँ पर बैठा है पक्षी, ठीक है, और इसकी छाँव में बैठा है पशु और ये पेड़ तो है ही। तो राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और राजकीय पशु, ये तीनों ही 81 में घोषित किए गए थे। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2017 में रोहन चक्रवर्ती के द्वारा, ये बात याद रखना, ये रोहन चक्रवर्ती जो है ये एनवायरमेंटल कार्टूनिस्ट हैं
और इन्होंने भूर सिंह द बारासिंगा इसका जो है लोगो डिज़ाइन किया था। और ये एक शुभंकर है। शुभंकर मतलब पहचान देने वाला। तो इस कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है। ये भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने अपना शुभंकर जारी किया। तो 2017 में किसने बनाया था, तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। नाम क्या है, तो भूर सिंह दा बारासिंगा। ठीक है, राजकीय पशु की बात हो गई। यहाँ पे राजकीय पुष्प की बात करते हैं। सफ़ेद लिली हमारा राजकीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है और जो कुल है इसका लिलियेसी है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज हमारा राजकीय पक्षी है। वैज्ञानिक नाम इसका टप्सिफॉन पैराडाइसी है। अन्य नाम इसका पैराडाइज फ्लाईकैचर भी है और शाह बुलबुल भी है। ठीक है, और टिटेनी भी इसका नाम है। 1981 में इसे घोषित किया गया था। मैंने अभी बताया राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष ये तीनों 81 में ही घोषित किए गए थे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है राजकीय पक्षी हमारा दूधराज और इसके लिए एक विशेष अभ्यारण्य भी है। सरदारपुर अभ्यारण्य ये धार में और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। यहाँ पर ये अधिक पाया जाता है। एक चीज़ और सरदारपुर और सेलाना अभ्यारण्य में ज़्यादा पाई जाती है, वो है क्या है आपका, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सरदारपुर और सेलाना में ही पाया जाता है और मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध नाम है उसका। ठीक है, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली हमारी महाशीर है। ठीक, और इसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा है। 2011 में इसे घोषित किया गया था और नर्मदा नदी में, खरगोन, खंडवा में अधिक प्राप्त होती है। बड़वा जो कि खरगोन में है, बड़वानी और बड़वा में अंतर है ना, याद रखना। बड़वा जो कि खरगोन में है वहाँ महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो बरगद राजकीय वृक्ष है हमारा। इसका वनस्पतिक नाम फाइकस बेंगेलेंसिस है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1981 मैंने अभी बताया था आपको, घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ पे शुरू किया गया, तो इंदौर के बड़गोदा में शुरू किया गया है। राजकीय फल की बात हम करें, राजकीय फल आम है हमारा सबसे फेवरेट। वनस्पतिक नाम इसका मैग्नीफेरा इंडिका है और आम की सुंदरजा प्रजाति रीवा में, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुंदरजा को 2023 में जीआई टैग भी दिया गया था। जीआई टैग के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सुंदरजा आम रीवा में और नूरजहां आम की जो प्रजाति है वो अलीराजपुर में पाई जाती है, आपको याद रखना है ये। और आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो वो रीवा के गोविंदगढ़ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल क्या होता है, भौगोलिक, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला ऐसा सामान या फिर ऐसा जो है कोई प्रजाति, या फिर वो जैसे मुर्गे की हो, किसी पशु की हो, या किसी पक्षी की हो, या फिर किसी वृक्ष की हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, जैसे हल्दी कहीं की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, चाय दार्जिलिंग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो और उसी भौगोलिक पर्टिकुलर स्थान पे ही होती है वो, और इसीलिए उसको पहचान देने के लिए, ताकि उसका निर्यात बढ़े। निर्यात मतलब उसकी, देखिए अगर पहचान होगी, उसकी पहचान आगे आएगी तो क्या होगा, पूरे विश्व में उसको जानने लगेंगे, तो उसका निर्यात फिर बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ेगा तो उसकी आवक बढ़ेगी, और आवक बढ़ेगी तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए जीआई टैग का जो है जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा है। जीआई टैग के लिए एक 1999 में, यानी 1999 में एक एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, तो वो याद रखना है आपको। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, आम की बात हो गई। राजकीय खेल हमारा मलखंभ है और 2013 में घोषित किया गया था। मालवा में खेला जाता है। मध्य प्रदेश की मलखंभ अकादमी कहाँ है, उज्जैन में। अब अगर मलखंभ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आपको पता नहीं है तो आप उसको उज्जैन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, प्रभाष जोशी सम्मान जो है इसी से संबंधित है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मलखंभ जो है ज़्यादातर उज्जैन के आसपास, अकेडमी भी वहीं है, तो लगभग वहीं खेला भी जाता है मलखंभ हमारे यहाँ एमपी में। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक प्रभाष जोशी सम्मान किससे संबंधित है, तो ये इसी से संबंधित है, मलखंभ से। 2020 में इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसका नाम अब वर्तमान में क्या है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब उसका नाम बदल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। तो 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इस खेल को भी शामिल कर लिया गया। पहले ये खेल शामिल नहीं था, लेकिन 2020 में इसे शामिल किया गया है। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन हमारी राजकीय फसल है। सबसे पहले सोयाबीन की खेती देवास में हुई थी, इस बार का क्वेश्चन है ये। वनस्पतिक नाम बात करें, ग्लाइसिन मैक्स है। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन हम ही प्रोड्यूस करते हैं।
ग्लाइसिन मैक्स वनस्पतिक नाम है। मालवा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है सोयाबीन का? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन देवा इसमें उज्जैन जिले में होता है। दो चीज़ें और सोयाबीन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? तो वो ये है कि सब जो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र है, जो ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है, वो कहाँ पे? वो इंदौर में है। और सबसे बड़ा सोयाबीन का एशिया का सबसे बड़ा जो प्रोसेसिंग प्लांट है, केंद्र है, वो कहाँ पे है? तो वो उज्जैन में है ना। तो सबसे बड़ा एशिया का केंद्र कहाँ है सोयाबीन का? तो वो उज्जैन में है। लेकिन जो रिसर्च सेंटर है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है, वो कहाँ पे है? तो वो इंदौर में है, ICAR का। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। इतना भी आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें मुझे मिलेगी, जो भी मेरे दिमाग पढ़ाते पढ़ाते मुझे जो याद आएगा, मैं वो सब बताता जाऊँगा आपको। कौन कौन सी किस्म की फसल हमारे यहाँ सोयाबीन में उगाते हैं? तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। ये अन्य किस्मों में जो भी अंक वाली किस्में हैं, जैसे RBS 2034 हो गया, और NRC 150, NRC 152, 9560, ये 9560 तो बहुत आपको पता ही होगा, बहुत उगाई जाती है हमारे यहाँ। तो ये सोयाबीन की अंक वाली किस्में, अगर आपको नहीं पता है और अंक वाली किस्म आ रही है, तो वो आप सोयाबीन मार्क कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय नाट्य या नाटक की। तो वो माच है हमारा। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो माच के प्रमुख कलाकार कौन से? तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये ओम प्रकाश शर्मा के बारे में क्वेश्चन आया था कि माच के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए ये चर्चा में थे। तो ओम प्रकाश शर्मा आपको पता होना चाहिए। माच मालवा क्षेत्र में किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजकीय नृत्य की बात करें तो नाट्य अलग है, नृत्य अलग है। नाट्य मतलब नाटक, जो नाटक करते हैं, और राजकीय नृत्य मतलब जो है नाचना। तो ये राई है। तो राई बुंदेलखंड क्षेत्र में मृदंग वाद्यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। ज्ञानेश्वरी देवी जो कि कटनी की रहने वाली है, इसकी प्रमुख कलाकार है। 2022 में इसी राय नृत्य के कलाकार राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। 2021 या 22 में क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। राय नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में किया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। तो राजकीय चिन्ह हमारा जो है, राजकीय चिन्ह में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। बरगद का वृक्ष अंदर बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है उसके अंदर, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नीचे की साइड में, और 24 स्तूप भी इसके आसपास बने हुए हैं। यहाँ पर एक गेहूँ की बाली और एक चावल की बाली, ये दोनों भी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। वृत्त जो है तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है, ठीक है। और वृत्त के भीतर ऊपर में मध्य प्रदेश शासन और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी यहाँ पर अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश गान के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश गान की घोषणा 2010-11 में हुई थी। रचनाकार इसके महेश श्रीवास्तव है, जिन्होंने रचना की, मतलब इसको लिखा। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और गाया है इसे शान ने, ठीक है। वो विविध भारती वाली बात याद आ गई वो, कि इसके संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव और इसके गायक हैं, गाया है इसे शान ने। और फरमाइश किसकी? तो वो आप सबकी। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। तो अक्षांशी देशांतरी विस्तार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 21 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 रेडियन उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 रेडियन पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 रेडियन पूर्वी देशांतर। उत्तर दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर बता चुका हूँ। पूर्व पश्चिम लंबाई 870 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतर आता है। सिंगरौली में 34 मिनट यानी पहले सूर्य उदय होता है, और अलीराजपुर में 34 मिनट बाद में होता है। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारा जो मैप है, इसमें यहाँ पर सिंगरौली है, ठीक है, और जो है अपने पश्चिम में यहाँ पर जो है अलीराजपुर है। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है, पश्चिम में बाद में उदय होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक जो डिग्री है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट रख के, तो ये जो अंतर आएगा ये करीब 34 मिनट का आएगा, ठीक है। यानी सिंगरौली में 34 मिनट पहले सूर्योदय होगा और अलीराजपुर में 34 मिनट बाद में होगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानक समय रेखा की। देखिए मानक समय क्या है कि आप अभी मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो इस हिसाब से तो भारत का जो पूर्वी एरिया है और पश्चिमी एरिया है, इसमें लगभग 2.5 घंटे का अंतर आ जाता है।
तो अगर 2.5 घंटे का अंतर आ गया टाइम में, और अगर हमने एक टाइम हमारा चूज़ नहीं किया, तो फिर एरोप्लेन की जो फ्लाइट्स है उसमें कितना दिक्कत आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर गुजरात में जो है कच्छ वगैरह से यहाँ से फ़्लाइट उड़ी, ठीक, और 2 घंटे बाद पहुँची वहाँ पर, कहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश में, या फिर अरुणाचल में उड़ी और गुजरात में पहुँची, तो बराबर समय पे पहुँच जाएगी वो। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे उड़ी, तो यहाँ भी सुबह 9 बजे पहुँच जाएगी। तो टाइम का तो पता ही नहीं चला क्या कहाँ कौन सी बात हो गई। तो इसीलिए क्या है कि हमने एक मानक समय बनाया हमारा, कि हम उसी रेखा के हिसाब से हमारा समय तय करेंगे। और वो रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 रेडियन है। इस रेखा पे जो समय होता है हमारा, उसी रेखा पे हम हमारा टाइम कैलकुलेट करते हैं। और जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है, उस ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से हमारा जो भारत है वो 5.5 घंटे आगे है। मतलब 5.5 घंटे हमारे यहाँ पहले उदय होता है। जो 0 डिग्री देशांतर उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसीलिए उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 82 डिग्री 30 रेडियन जो है हमारा मानक समय देशांतर रेखा है। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से ये गुजरती है, सिंगरौली से। और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे होकर ये गुजरती है। ठीक है, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो आप भारत का मैप कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। पहले तो यहाँ से आप इसको ऐसे गुजरात बना लीजिए, बन गया। इसके बाद नीचे से इसको ऐसे करके साउथ इंडिया बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से ये थार का मरुस्थल और ये जम्मू कश्मीर, ये ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा सिक्किम ये ऊपर कर देंगे, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, और नीचे ये मिजोरम और त्रिपुरा, और ये हो गया भारत का मैप, ठीक। अब भारत के मैप में ये जो मध्याह्न रेखा ये कहाँ से गुजरती है, तो ये यहाँ से गुजरती है ऐसे, और ये 5 राज्य से गुजरती है, जिसमें यूपी सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मैंने आपको बताया अभी जस्ट ये क्या, एक बार और देख लो इसको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर ये गुजरती है। ये हमने बात कर ली किसकी, ये बात करी हमने भारत के मैप की। अब हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये यहाँ से ये बना लीजिए, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ छोटा सा यहाँ ऐसे करके ये मंदसौर, नीमच, रतलाम, और ये नीचे बुरहानपुर का दर्रा, और उसके बाद फिर यहाँ से ये निवाड़ी वाला क्षेत्र, और ये पूर्वी वाला क्षेत्र, और ये थोड़ा सा नीचे आके ऐसा, ये मध्य प्रदेश हो गया आपका, ठीक है। आप इसको फास्ट भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, ऐसे। आपको कोई एग्जैक्ट तो थोड़ी बनाना है, बस ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ते हैं। मानक समय रेखा के निकट कौन सा है, इस 82.5 डिग्री के निकट कौन सा जिला या कौन सा स्थान है, इसके बारे में हम देखते हैं। जबलपुर, पन्ना, रीवा, कटनी और भोपाल ये इसके निकट हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश। कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं दिशा, कुछ मत कीजिए, जब भी आप मैप बनाते हैं तो बीच में ऐसे लाइन खींच लीजिए। ये दिशा पूर्व हो गई, ये दिशा उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण। पूर्व और उत्तर के बीच की क्या हो गई, उत्तर पूर्व, ठीक। पूर्व और दक्षिण के बीच की क्या हो गई, दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच की क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण और उत्तर, ये पश्चिम और उत्तर की क्या हो गई, उत्तर पश्चिम, ठीक। तो ये हो गई उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दिशा आप ऐसे ही कैलकुलेट करिए, जहाँ जो भी आपको दिशा कैलकुलेट करना है वहाँ पे ऐसा क्रॉस बना लेना, और उसके हिसाब से फिर दिशा कैलकुलेट कर लो। पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है, दक्षिण महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात आते हैं। सीमा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो ताप्ती नदी से निर्धारित होती है, और उत्तरी सीमा चंबल नदी से निर्धारित होती है। हमारी जो ताप्ती नदी है ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 अन्य नदियाँ कौन सी है, तो नर्मदा और माही है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है बैतूल से, और राजस्थान ये इसमें होकर महाराष्ट्र से होकर कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी में गुजरात में जाकर गिर जाती है। आगे हम बात करते हैं जलवायु की। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके बारे में हम डिटेल जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि मध्य प्रदेश में जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में यानी मध्य भारत के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, ये याद रखो आप, ठीक। गर्मी होगी तो एक्सट्रीम लेवल पे, सर्दी होगी तो भी एक्सट्रीम लेवल पे। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाया जाता है, सबको पता ही होगा आपको, जिसको हम समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। समशीतोष्ण मतलब
समशीत और उष्ण, शीत मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्म, मतलब समान गर्मी और समान ठंड पाई जाती है, जिसे फायान नामक चीनी दार्शनिक ने श्रेष्ठतम कहा है। फायान कब आया था? फायान गुप्त काल में आया था, है ना। उस समय इसने मालवा की जो जलवायु उसे श्रेष्ठतम जलवायु कहा था। वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। वर्षा का ये मौसम चल रहा है, तो बढ़िया आराम से वर्षा के मौसम का आनंद लीजिए और वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे। न्यूनतम वर्षा की बात करें तो गोहद भिंड में 57 सेंटीमीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा की बात अगर करें तो हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, है ना। इसके बारे में हम जियोग्राफी में डिस्कस करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये सब हम भूगोल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, यानी मालवा को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। साथ ही माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम माही नदी के बारे में पढ़ेंगे और जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो आपकी, जिसे मान लो इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। तो जब माही यहाँ से निकलती है धार से, तो ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर यहाँ पर इधर चली जाती है। तो ये 2 बार काटती है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अक्षांश देशांतर का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हमारा ये है पृथ्वी है, ये पृथ्वी में हमने क्या किया है कि 0 डिग्री, इसको हमने लंदन से ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री डिसाइड कर लिया है। तो इसके पूर्व जो भी रहेगा ये सब क्या रहेगा, ये पूर्वी देशांतर है, और इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर है। ऐसे हमारी जो विषुवत रेखा है इसको हमने 0 डिग्री बोल रखा है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, ठीक। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ है, ठीक है, और इसीलिए ये पूर्वी देशांतर में आता है और पूर्वी और उत्तरी अक्षांश में आता है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में। इसीलिए जो मध्य प्रदेश का अक्षांशरीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक ही है, और जो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक ही है ना। इतना बात तो आपको पता चल गया होगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बारे में हम और डिटेल से भूगोल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो इतना, ठीक है। 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के कर्क रेखा। किस किस से गुजरती है? रतलाम, उज्जैन, ठीक। उसके बाद आगर मालवा, ये 2 बार उज्जैन नहीं आगर मालवा है। उसके बाद राजगढ़ और सीहोर। उसके बाद भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। सीधी सिंगरौली नहीं है, शहडोल है, याद रखना। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर एक टॉपिक है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये इंदौर में हुआ था। इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना याद रखो, प्रवासी भारतीय वो लोग हैं जो कि भारत से बाहर जाके रह रहे हैं, लेकिन उनका मूल निवास जो है वो भारत ही है। रहने वाले भारत के, लेकिन रह बाहर रहे हैं। उनको हम भारत में बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उसकी वजह यह है, क्या है वजह, क्योंकि हमारे यहाँ वो या तो पैसे भेजते हैं या उनकी वजह से पूरे विश्व में हमारी पहचान है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसे हमने बात की थी किसकी, 82.5 डिग्री की, उसके समीप कौन कौन से हैं। ऐसे हम बात करते हैं इसकी कि इसके समीप कौन कौन से जिले हैं कर्क रेखा के, तो सांची, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और इंदौर, ये सब कर्क रेखा के समीप है। नेक्स्ट हम केंद्रीय बिंदु की बात करें। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु कहाँ है, तो बरसाली, बैतूल में है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहाँ है, तो मनोहर ग्राम, करौंदी, कटनी में है। पृथ्वी का कहाँ है, तो मंगलनाथ के मंदिर में है, ठीक है। हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कवर करेंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको देखने में भी परेशानी आएगी और बोर भी हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आप आगे देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।